नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम देखेंगे कि आरटीई एक्ट का सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2 का प्रोवाइजो क्या कहता है। इसमें 2 प्रोवाइजो हैं। आखिर उस प्रोवाइजो का क्या अर्थ है और उस प्रोवाइजो में किस बात का उल्लेख है। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने यह देखा कि आरटीई एक्ट का सेक्शन 23 का टाइटल क्या कहता है, उसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है और उसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है। और हम लोगों ने यह निष्पक्ष रूप से पाया कि इन सभी चीजों में कहीं भी पुराने सेवारत शिक्षकों के लिए कोई बात नहीं की गई है। यह केवल नई नियुक्तियों तक ही सीमित है। आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। उन शिक्षकों पर ऐसी कोई शर्तें लागू नहीं की गई है जैसा कि 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है। अर्थात यह केवल नई नियुक्तियों से संबंधित है, न कि पुराने नियुक्त शिक्षकों से। यदि आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को अवश्य देख लें ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। आज के इस अंक में हम आरटीई एक्ट की धारा 23 का सब सेक्शन 2 का दोनों प्रोवाइजो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो प्रोवाइजो 1 है वो एक्ट के साथ ही शुरू से जुड़ा हुआ था और जो इसका प्रोवाइजो 2 है वो 2017 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया। अर्थात 2017 का जो इस संबंध में इस कानून में जो अमेंडमेंट किया गया था उसे इस एक्ट में सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2 के साथ एज ए प्रोवाइजो जोड़ा गया है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसकी बारीकी को समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर 1 सितंबर 2025 का निर्णय में सुप्रीम कोर्ट से क्या गलती हो गई। आप खुद इस बात को जाहिर करेंगे कि हाँ, ऐसा मिस्टेक उस आदेश में हुआ है। इस वीडियो में हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ पाएंगे और इसकी बारीकी को समझने में आपको मदद मिलेगा। अर्थात इस वीडियो में जिस बात का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं उससे पहले हमें समझना होगा कि किसी भी एक्ट में सेक्शन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है। सब सेक्शन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या कैरेक्टर होता है, क्या मतलब होता है। इसके अलावा एक्ट में हम एक चीज और देखते हैं, वो है प्रोवाइजो। आखिर प्रोवाइजो का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है और उसे किस अर्थ में देखा जाना चाहिए। यदि इन तीनों का अर्थ हम एक बार समझ गए तो आप इस वीडियो के बारीकी को समझ पाएंगे और आपको पता चलेगा कि इतनी बारीक मिस्टेक से भी इतनी बड़ी गलती हो सकती है। तो अब हम समझते हैं कि ये सेक्शन, सब सेक्शन और प्रोवाइजो क्या है और तीनों में क्या अंतर है। कोई भी एक्ट या कानून या अधिनियम किसी संदर्भ को लेकर बनाया जाता है, उसका एक उद्देश्य होता है। उस एक्ट में उससे संबंधित अलग अलग विषय होते हैं जिसके आधार पर उसे वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम आमतौर पर सेक्शन या धारा कहते हैं। जैसे धारा 1, धारा 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2। अर्थात यह किसी अधिनियम या कानून का वह मुख्य हिस्सा जो विशिष्ट विषय या नियम को परिभाषित करता है उसे हम सेक्शन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सब सेक्शन क्या होता है। किसी एक धारा या सेक्शन के भीतर जब उस विषय की जानकारी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है तो उसे उपधारा या सब सेक्शन कहते हैं, जिसे आमतौर पर कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। यदि वो कोष्ट में लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि वो
उस धारा का उपधारा है या उस सेक्शन का सब सेक्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही धारा के अंतर्गत अलग अलग स्वतंत्र नियमों या प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करना है। अर्थात सेक्शन और सब सेक्शन या धारा या उपधारा दोनों का एक अलग कैरेक्टर होता है। दोनों अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। अर्थात यदि किसी धारा के अंतर्गत दो उपधारा है और दोनों में जो बातें कही गई है वो दोनों उपधारा अपने आप में स्वतंत्र होता है। उसका अर्थ, उसका मतलब, उसका मीनिंग अपने आप में स्वतंत्र होता है। अब समझते हैं कि प्रोवाइजो क्या होता है। आमतौर पर जब किसी एक्ट को पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें धारा या उपधारा के अंत में जुड़ा हुआ एक खंड होता है जो आमतौर पर प्रोवाइडेड दैट अर्थात बशर्ते से शुरू होता है। यह उस धारा या उपधारा का एक शर्त होता है। अर्थात उस धारा या उपधारा जिसके नीचे यह लिखा होता है उससे यह पूरी तरीके से जुड़ा होता है। इसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता है, इसका अपना स्वतंत्र कैरेक्टर नहीं होता है। हमेशा उसे उस धारा या उपधारा से जोड़कर ही पढ़ना और समझना होता है। इसका मुख्य कार्य होता है उन धारा या उपधारा के नियमों में शर्त लगाना, कोई छूट देना, उसको सीमित करना और यह बताता है कि किन परिस्थितियों में यह मुख्य नियम लागू होगा और किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। यह हमेशा उसी धारा या उपधारा के संबंध में कहता है। इसका संबंध एक्ट के और किसी धारा या उपधारा से नहीं होता है। यह प्रोवाइजो केवल और केवल उसी उपधारा या धारा के संदर्भ में होता है जिसके नीचे यह प्रोवाइजो लिखा रहता है। अब मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि सेक्शन, सब सेक्शन और प्रोवाइजो क्या होता है और तीनों का क्या कैरेक्टर है। अब इसके बाद जो हम दोनों प्रोवाइजो के बारे में आज चर्चा करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया कि कोई भी प्रोवाइजो का अपना स्वतंत्र कैरेक्टर नहीं होता है, यह उसी धारा या उपधारा से जुड़ा होता है जिसके नीचे यह प्रोवाइजो लिखा होता है। अर्थात आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 के नीचे यह दोनों प्रोवाइजो लिखा हुआ है। ये दोनों प्रोवाइजो आर सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23। इन दोनों प्रोवाइजो को हम स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। दोनों प्रोवाइजो को सब सेक्शन 2 के संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए। इसका कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं निकाला जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि इसका प्रोवाइजो 1 क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट अ टीचर हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट does not possess minimum qualifications as laid down under subsection 1 shall acquire such minimum qualifications within a period of 5 years। यदि इस प्रोवाइजो को हम सेपरेटली पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग अलग होगा। क्योंकि यह एक प्रोवाइजो है इसे हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते हैं। इसे जब भी पढ़ेंगे तो सब सेक्शन 2 के संदर्भ में पढ़ेंगे, उससे जोड़कर पढ़ेंगे। इसमें जो बातें कही गई है कि दैट अ टीचर हु, यहाँ जो टीचर शब्द का इस्तेमाल हुआ है उससे हम उन टीचर को जोड़कर देखेंगे जिन टीचरों की बात सब सेक्शन 2 में कही गई है। अर्थात वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने के बाद हुई है और उनकी नियुक्ति के दरमियान जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस का रिलैक्सेशन दिया गया था, उस रिलैक्सेशन के दरमियान उनकी नियुक्ति हुई थी जिसमें उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं था। ऐसे शिक्षकों को 5 साल के भीतर उस मिनिमम क्वालिफिकेशंस को हासिल करना होगा। कुल मिलाकर यह उन शिक्षकों की बात कर रहा है जिन शिक्षकों की नियुक्ति में राज्य सरकारों को छूट दी गई थी 5 वर्ष के लिए। उस
दरमियान राज्य सरकार वैसे शिक्षकों को भी नियुक्त कर सकते थे जिनके पास वो मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। उन्हीं शिक्षकों को इस प्रोवाइजो के अनुसार 5 वर्ष के अंदर उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को हासिल करने की बात कही गई है। इस प्रोवाइजो में जो टीचर शब्द का इस्तेमाल हुआ है उससे हम सभी शिक्षकों से कंफ्यूज्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रोवाइजो है, यह कोई अलग से सेपरेट सब सेक्शन या सेक्शन नहीं है, यह सब सेक्शन 2 का ही एक अंग है। इसलिए इस प्रोवाइजो में जो शिक्षक शब्द का इस्तेमाल हुआ है उस शिक्षक से तात्पर्य केवल और केवल उन्हीं शिक्षकों से है जिनकी नियुक्ति रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुई थी और उनके पास उस समय न्यूनतम योग्यता नहीं था। वैसे सभी शिक्षकों को 5 साल के भीतर टेट पास करने की या मिनिमम योग्यता हासिल करने की बात इस प्रोवाइजो में करी गई है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोवाइजो 2 क्या कहता है। प्रोवाइजो 2 2017 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया था और 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो बातें कही गई थी वो सेक्शन 2 के प्रोवाइजो में जोड़ा गया, ना कि उसके लिए अलग से कोई सब सेक्शन बनाया गया। इसीलिए वो अमेंडमेंट सब सेक्शन 2 का ही एक हिस्सा है। अब हम उस अमेंडमेंट के प्रोवाइजो को हम पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी टीचर appointed or in position as on the 31st March 2015 who does not possess minimum qualifications as laid down under subsection 1 shall acquire such minimum qualifications within a period of 4 years from the date of commencement of the Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Act 2017 with effect from 1st April 2015। अब कंफ्यूजन यहाँ पैदा होता है कि इस अमेंडमेंट में एवरी टीचर का शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम यह भूल गए कि यह एक प्रोवाइजो के तौर पर सब सेक्शन 2 में जोड़ा गया है। यह कोई सेपरेट सेक्शन या सब सेक्शन नहीं है। अर्थात इस प्रोवाइजो में जो एवरी टीचर की बात कही गई है उसका भी मीनिंग हम ओपन टीचर से नहीं ले सकते हैं, सभी शिक्षक समूह से नहीं ले सकते हैं। इसका भी मीनिंग हम सब सेक्शन 2 के तहत ही देखेंगे, क्योंकि यह सब सेक्शन 2 से ही जुड़ा हुआ है और प्रोवाइजो का मतलब होता है कि उसका इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं होता है। तो जब हम इसे भी सब सेक्शन 2 के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एवरी टीचर से संबंध उन्हीं शिक्षकों से है जिन शिक्षकों की नियुक्ति उस रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुआ था और उनके पास उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं था, बावजूद इसके उन्हें शिक्षक नियुक्त किया गया था, जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया था। यहाँ पर इस प्रोवाइजो में कहा गया है कि उन्हें उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए और 4 साल का वक्त दिया जाता है, जो 1 अप्रैल 2015 से शुरू होता है और 31 मार्च 2019 को समाप्त हो जाता है। जो कंफ्यूजन अभी तक इसमें लग रहा था कि एवरी टीचर लिख दिया गया है, हम लोग यह ध्यान नहीं दिए कि यह कोई इंडिपेंडेंट सब सेक्शन या सेक्शन नहीं है। इसे सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो के तौर पर जोड़ा गया है और प्रोवाइजो का अपना कोई इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं होता है, उसका संदर्भ उसी सब सेक्शन या सेक्शन से जुड़ा होता है। इसलिए यदि हम इस अमेंडमेंट को सेपरेट पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमेशा यह गलती होता रहेगा, और यदि हम इस प्रोवाइजो को सब सेक्शन 2 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ऐसा कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा। यदि इस अमेंडमेंट का ऐसा उद्देश्य होता कि सभी शिक्षकों पर मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्थात टेट को लागू कर दिया जाए, तो इस अमेंडमेंट को
एज ए सब सेक्शन इसमें जोड़ा जाता, ना कि प्रोवाइजो के तौर पर। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर इन दोनों प्रोवाइजो का अर्थ क्या है। ये दोनों प्रोवाइजो में जो बातें कही गई है, क्या सभी शिक्षकों के लिए कही गई है। कुल मिलाकर जब सब सेक्शन 2 ही नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों की बात करता है, तो उसमें जुड़ा हुआ प्रोवाइजो वो सभी शिक्षकों की बात कैसे कर सकता है। यदि हम ओवरऑल कुल मिलाकर देखें और इसे बारीकी से समझने का प्रयास करें, तो इन दोनों प्रोवाइजो में जो शिक्षक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसके अंतर्गत वही शिक्षक आते हैं जिन शिक्षकों की नियुक्ति 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी और उनके पास उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं था। वैसे सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को हासिल कर लेना था। उनके लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया था। अब हम समझते हैं कि 1 सितंबर 2025 के निर्णय में मिस्टेक कहाँ था और ये रायता फैला कहाँ से। यही छोटी सी मिस्टेक या छोटा सा चूक सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को देते वक्त हो गया कि उसने प्रोवाइजो के तौर पर नहीं देखा, उसे एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के रूप में देखा है, उसे एक सब सेक्शन या सेक्शन के रूप में देख लिया, उसे स्वतंत्र रूप से पढ़ लिया गया। यदि कोई भी व्यक्ति इस अमेंडमेंट को स्वतंत्र रूप से पढ़ेगा तो निष्कर्ष यही निकालेगा जो 1 सितंबर के आदेश में दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यहाँ चूक हो गई कि वो अमेंडमेंट आरटीई एक्ट में सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो के तौर पर जोड़ा गया है और प्रोवाइजो का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। यदि इस बात को कोई समझ ले तो सारा मामला 1 मिनट में साफ हो जाएगा। एक्ट कहीं से भी गलत नहीं है, समझने में थोड़ी भूल हुई है या थोड़ा सा इसे और स्पष्ट होना चाहिए था, लेकिन आप यदि बारीकी से समझेंगे तो इस एक्ट में कोई खास कमी नजर नहीं आएगी। इस एक्ट को गलत तरीके से समझ लिया गया। अब आप सेक्शन 23 को क्लाउज 1 से लेकर लास्ट प्रोवाइजो तक गूगल से इसे डाउनलोड करें और बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें, इसका विश्लेषण खुद करें। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपको लगेगा कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक केवल निर्णय में है, मिस्टेक थोड़ा सा समझने में हुआ है। और इसीलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंट रहता हूं कि इस निर्णय को आज न कल जाना होगा। मेरे व्याख्या में कहीं कोई मिस्टेक आपको समझ में आए या कहीं मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उस पर दोबारा अध्ययन करके उसमें सुधार कर सकूं। गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं पिछले 3-4 महीनों से जो इस एक्ट के बारे में पढ़ा समझा, उससे मुझे यही लगता है कि मैं सही विश्लेषण कर रहा हूं। और आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी इसे अच्छी तरह से समझिए और यदि मेरे विश्लेषण में कहीं छोटा सा भी मिस्टेक हुआ हो तो आप बेझिझक मुझे लिख सकते हैं, ताकि मैं भी अपने आप को सुधार सकूं, मैं भी उस पर दोबारा रिसर्च कर सकूं। इस संबंध में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान और समझ की कोई सीमा नहीं होती है और गलती किसी से भी हो सकती है। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।